Okay. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Welcome again. Welcome in our productive homeopathy books reading workshop. Okay. So we are taking case taking, no? So today, first we will take the revise. हमने क्या लिया था केस टेकिंग में, कौन बोलेगा? कौन बताएगा क्या क्या हुआ हमारा? Starting with name, then age of the patient, about occupation of the patient, presenting complaints of the patient with their duration, कब से है ये चीजें हुई है, then past history, family history. और तो उसमें किसी को कोई डाउट और कोई क्वेरी क्वेश्चन कुछ पूछना है उसमें? या फिर कोई और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर कोई पॉइंट और जो आपने आपके प्रैक्टिस में नोटिस किया, जो आप यहाँ पे अगर शेयर करेंगे तो सबको वो सीखने को मिलेगा। ऐसा कोई पॉइंट केस टेकिंग में कि क्या और इससे अलावा क्या और होना चाहिए केस टेकिंग में, कौन से बातें और देखनी चाहिए और कौन सा पॉइंट उसमें ऐड करना चाहिए? आप लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ जो आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया है, और कोई पॉइंट होगा तो आप यहाँ बता सकते हैं। अगर किसी को बताना है तो बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, किसी ने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट? या फिर एक्सपीरियंस किया होगा तो शेयर नहीं करना चाहते। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता है। आपके एक्सपीरियंस से और भी कोई अगर सीखता है तो वो अच्छी बात है होम्योपैथी के लिए। ओके, सो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे प्रिलिमिनरी डाटा हुआ था, चिप कंप्लेंट्स हुए थे, एसेसरी कंप्लेंट्स हुए थे, एसेसरी कंप्लेंट्स उसके बाद पास हिस्ट्री हुई थी। देन पास हिस्ट्री के बाद पास हिस्ट्री में हमने देखा था माइजम ट्रेस द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज सोरिक टू साइकोसिस टू सिफिलिस, ये देखा था ना हमने। देन पास हिस्ट्री भी, फैमिली हिस्ट्री भी देखा था हमने, राइट? यस। ओके, अब हम आगे कर लेते हैं। Gynec history and obstetric history. Just a minute, थोड़ा सा
ओके सॉरी। सो गायनेक हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कौन बोलेगा कुछ, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए हमें गायनेक हिस्ट्री? यस, आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद को म्यूट मत रखिए, खुद के माउथ को म्यूट मत रखिए। जो भी होता है वो शेयर किया करो, शेयर करने से कुछ अगर आपके रॉन्ग कंसेप्ट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स का ये होता है कि नहीं हम गायनेक हिस्ट्री कभी लेते नहीं, गायनेक हिस्ट्री ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हम पूछते नहीं, क्योंकि पेशेंट बताता नहीं, हम जेंट्स है तो पेशेंट खुल के बोलेगा नहीं, है ना, या फिर फीमेल डॉक्टर है तो वो मेल की हिस्ट्री नहीं लेगी, इसलिए वो एक मेन सोर्स ऑफ सिम्टम, मेन सोर्स ऑफ पॉजिटिव फैक्टर हम छोड़ देते हैं। इसलिए गायनेक हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हर किसी ने लेनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेल है तो लेडीज आपके सामने बताएगी नहीं, क्योंकि लेडीज आपके सामने बोलेगी नहीं, खुल के बताएगी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है, एजुकेशन बढ़ गया है ना। कितने तभी डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास पेशेंट जाते ही है, लेडीज जाती है, उनको प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हमने भी ये हिस्ट्री कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ये हिस्ट्री डिटेल में लेनी चाहिए, क्योंकि इस हिस्ट्री से बहुत कुछ, इस हिस्ट्री से बहुत कुछ आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स मिल सकते हैं जो पास हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पास हिस्ट्री में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जैसे कि अगर कोई लेडीज है और उनको अभी प्रेगनेंसी और लास्ट एक दो बार उन्हें अबॉर्शंस हुए या फिर मिसकैरेज हुआ या फिर क्यूरेटिंग किया, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका प्रीडिस्पोजिंग मैकेनिज्म क्या है। तो उस हिसाब से हमें ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो हिस्ट्री होती है ये डिटेल में लेनी चाहिए। डिस्मेनोरिया है, ल्यूकोरिया है ना, मिनोरेजिया है, एमिनोरेजिया है, ये हिस्ट्री के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मायाजम भी फाइंड आउट होता है। तो ये हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए गायनेक हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आस्क अबाउट द मेंसेस इन डिटेल्स। हम मेंसेस के लिए हम हमारे खुद के ही मन में थोड़ा सा कैसे पूछूं, कैसे लिव हिस्ट्री, ये होता है, तो इसीलिए हम डिटेल्स में जाते नहीं। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा कि मेंसेस किस टाइप के हैं, है ना, स्लो है, बहुत प्रोफ्यूज है, स्कैंटी है, रेगुलर है, इरेगुलर है ना, बिटवीन द पीरियड्स है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होते रहता है, लाइक दिस। तो आप डिटेल में जाओ, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस कुछ सिम्टम्स आते हैं क्या, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं क्या, कुछ जनरल चेंजेस होते हैं क्या। बहुत से मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लैकेसिस है, लैकेसिस का सिम्टम है डिस्चार्जेस एम्युलरेशन, है ना, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस एम्युलरेशन। जैसे ही मेंसेस डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट के बाकी के सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, एम्युलरेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ मेडिसिन के कुछ कुछ सिम्टम प्रोमिनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंट है, जो हमें हेल्पफुल होते हैं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के, डिस्पोजिशन ऑफ मेडिसिन, हमें उससे पता चलता है।
तो आस्क अबाउट द मेंसेस इन डिटेल्स, उसका पीरियड भी आपको पूछना पड़ेगा, कितने डेज लेट है, कितने डेज अर्ली है ना, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोटेक्टिंग है, डिस्चार्ज किस टाइप का है, क्लॉटेड है, थीन वाटरी है, ऑफेंसिव है, लाइक दिस, odor. Then before, during, after menses, any characteristics complaint. तो बिफोर मेंसेस कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत से पेशेंट्स में बिफोर मेंसेस चेस्ट पेन, बॉडी एक, एब्डोमिनल सीवियर पेन होता है, नॉशिया वोमिटिंग होता है, हेडेक होता है ना, किसी किसी को लूज मोशंस होते हैं, किसी को वोमिटिंग्स होते हैं, या फिर बहुत से पेशेंट फर्स्ट थिन वाटरी व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, लाइक दिस। तो बिफोर मेंसेस कुछ है क्या, ड्यूरिंग मेंसेस बहुत से पेशेंट में एंजाइटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है ना, किसी किसी पेशेंट में इल्यूजन बढ़ जाते हैं, रेस्टलेसनेस होता है, घबराहट होती है, पर्सपिरेशन होता है, लाइक दिस। तो ड्यूरिंग मेंसेस भी पूछना चाहिए। पेन, किस टाइप के पेन्स है, शिफ्टिंग, एक्सटेंडिंग, देन ब्रेस्ट पेन, है ना, कोई पेशेंट को लम्स इन ब्रेस्ट होते हैं ड्यूरिंग और बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। Menses, any characteristic symptoms? Yes. After menses, any characteristic symptoms? After menses, severe debility, headache, migraine, appetite loss, swelling on body. Yes. तो इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो उसे नोट डाउन करना चाहिए, और वो मीन्स आपने चिप कंप्लेंट के लिस्ट में भी आप लिख सकते हैं उसे, क्योंकि ये सिम्टम्स पहले जाने चाहिए। इसमें एम्लोरेशन पहले होना चाहिए, इंप्रूवमेंट पहले स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर इंप्रूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है तो इट इज नेचुरल थिंग, नेचुरल जितने भी बातें वो सबसे पहले क्योर होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। इसलिए मेंसेस के लिए अगर कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम मिलता है तो आप उसे चिप कंप्लेंट लगाएं। यस, यस डॉक्टर कंसे। हाँ सर, एक आई गॉट वन पेशेंट नाउ। तो शी हैज दिस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले 2-3 पेशेंट है मेरे पास। तो वन पेशेंट इज देयर, शी इज कंप्लेनिंग ऑफ week before there is a fatigue, weakness, fever and breathlessness. ये सब symptoms every before menses उनको आते हैं, and during menses she says कि every cell or every part of the body, every tissue of the body is painful and rest. यस, वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, आप उसे चिप कंप्लेंट में भी ले सकते हैं, और ये कंप्लेंट सबसे पहले इम्प्रूव होनी चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट सबसे पहले दिखनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। या जस्ट मिनट। हाँ, तो हाँ, तो ये सब सर, दिस वाज द थिंग, दिस इज, एंड शी सेज कि आफ्टर दिस शी इज ऑलवेज मतलब like all this 15 days, every 15 days she get all this problem. So almost 20 days of the month she is suffering. 10 days before this and 10 days again, every 15 days she is having the menses. So abhi isko how to deal with that, I don't understand, because she is every time with lot of fatigue, and every time she has a fever of 104 for a day or two when the period used to come before 2 days. So ये सब very typical and characteristic है। तो ऐसे पेशेंट में आपको सबसे पहले मेन है कि पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना। पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट
करके आपको डिस्पोजिशंस लेने हैं उनके, और अकॉर्डिंग टू माइज्म आपको रूब्रिक सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? तो कुछ तभी फैमिली प्रॉब्लम्स है, होम रिलेटेड, चिल्ड्रंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद राइट रूब्रिक्स लेके फिर आप मेडिसिन निकालिए। यस, Yeah, I took the history also, Yeah. but उसमें financial losses है उसको since last 1 year. Lot of financial loss of business, family business का, उसके बाद उनके सब इश्यूज चालू हो गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो उस वजह से ये नहीं हो सकता, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फैमिली डिस्टर्ब होगी, बच्चों का एजुकेशन, हाँ, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आएगा। Yes, and she says she doesn't have support of her husband Yes, because he is a leader और उसने इतने सारे करके रखे financial issues, and yes, she doesn't, she is not aware of his all these financial problems, yes. and all the people are coming and asking her now. ऐसा सब issues, yeah, so she is in under quite stressed out. तो उसे अच्छी तरह से आप और डिटेल में जाके केस को एनालाइज कीजिए और रूब्रिक्स निकलेंगे उसमें से बहुत अच्छी। Okay, sir. जो भी बताया कि उसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करना है आपको, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसका क्या इफेक्ट बच्चों पे हो रहा है, क्या इफेक्ट घर में हो रहा है, हस्बैंड पे हो रहा है ना। तो उसकी वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है, उस इरिटेशन की वजह से ये मेंसेस उसको बार बार इरिटेट कर रहे हैं। यस सर, सो बहुत अच्छा डॉक्टर कंसेन ने शेयर किया, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। देन before, during and after menses, then ask about menarche. Was on normal age or it was early or delayed menarche? Yes. तो menarche के बारे में आपको डिटेल में लेना है कि वो अर्ली थी, ऑन एज थी, नॉर्मल एज और डिलेड। डिलेड हुई तो क्यों हुई, अर्ली हुई तो क्यों हुई, है ना। नॉर्मल एज, इट इज नॉर्मल, सो नॉर्मल चीजें हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। दैट बिफोर और मतलब डिलेड और अर्ली, ये दो चीजें हैं जो बहुत कुछ हमें इसमें से सिम्टम्स दे सकती है। तो अगर बिफोर है तो क्या मतलब, और डिलेड है तो क्या मतलब। क्या मीनिंग हो सकता है बिफोर और अर्ली और डिलेड? अर्ली का क्या मीनिंग हो सकता है? यस, अब अनम्यूट कीजिए, हैंड राइज कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, जिसको भी बताना है, बोलना है। सर अर्ली एनर्जी साइकोसिस सर, लेट यस, वो लेट हो या अर्ली हो, साइकोसिस तो है, लेकिन क्यों, व्हाई द अर्ली मेंसेस स्टार्ट और व्हाई द लेट मेंसेस स्टार्ट, डिलेड? Why that girl become early mature or why that girl become late mature? What is the intention or psyche about behind that? But hormonal imbalance, but in what way वो सब explain करने? वो तो बराबर है ना, हार्मोन। देखो पहले बात जाएगी माइंड में, माइंड से निकलेगी तो माइंड को वो सोचना है, माइंड से निकलेंगी तो बॉडी को वो सोचना है कि ये माइंड ने जो हमें कमांड दिया है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, राइट। तो फुलफिल करने के लिए वेज ढूंढेगा कि ये चीज डिस्टर्ब कैसे होगी, तो हार्मोन से होगी, तो इसलिए वो हार्मोन्स पे डिस्टर्बेंसेस लाएगा।
राइट। तो सबसे मेन है अपना माइंड, राइट। माइंड में आया इसलिए बॉडी ने फॉलो किया, और माइंड बॉडी ऑलवेज फॉलो द माइंड, है ना। ये माइंड बहुत बेकार चीज है है ना, बहुत डेंजर है माइंड। माइंड ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है और कहां से नीचे लाके रखता है। यस। तो ये क्या थिंकिंग हो सकती है, क्या इमोशंस हो सकते हैं जो उसको अर्ली मैच्योर करना चाहते हैं, और क्या थिंकिंग है, क्या इमोशंस है जो उसको लेट मैच्योर करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अर्ली लाएगी, राइट। यस। अगर वो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे भाई बहन होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर अगर आती है तो शी वांट बिकम मैच्योर्ड अर्ली, इसलिए उसको मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर ऐसे फीलिंग्स कि उसको ऐसा लगता है जैसे कि घर में अगर छोटा बच्चा है और वो उसको एज अ चाइल्ड उसकी केयर कर रही है, उसे ट्रीट कर रही है एज अ चाइल्ड, देन उसके अंदर मदर की फीलिंग्स आ रही है, राइट। मदर की इमोशंस आ रहे हैं, वो अटैचमेंट लाइक अ मदर चाइल्ड हो रही है, इसलिए सी बिकम अ मदर। तो बॉडी उसको, मदर को क्या क्या चाहिए वो चीजें सब उसमें क्रिएट करना शुरू कर दी, ऐसा। और अगर कोई गर्ल है जो 10-11 इयर्स की है और उसे कहीं कोई पसंद आ गया, कोई लड़के से उसकी अटैचमेंट बढ़ गई, देन अर्ली मेंसेस स्टार्टेड। यस। और अगर कोई गर्ल है जिसको घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मदर और फादर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में कुछ टेंशन्स है, जिसकी वजह से उसकी तरफ पेरेंट्स का ध्यान कम हो गया और वो खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, खुद के काम सब करना चाहती है, खुद का जो भी डेली का कोर वर्क होता है वो खुद करना चाहती है, इसलिए उसको मैच्योर्ड होना है ना, एक लेडी के जैसा उसको बनना है, तो मेंसेस अर्ली स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। उसको हम प्रिकॉसिटी कहते हैं। तो इस तरह से वो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है जो लड़कियों को जल्दी प्यूबर्टी में लाके रखता है, राइट। और डिलेड में देखो, वो अवॉइड करना चाहती है ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीजें। अगर वो अवॉइड करना चाहती है तो मेंसेस का उसको कोई जरूरत ही नहीं, है ना। इसलिए माइंड कमांड दे रहा है कि इस चीज की जरूरत नहीं, भेजो मत, इसलिए मेंसेस स्टार्ट नहीं होंगे। तो ये सब इमोशंस है, ये हमें पेशेंट से निकालना है, इसलिए इसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन मस्ट है। आपको मदर हिस्ट्री देन पेशेंट हिस्ट्री आपको सेपरेट लेनी पड़ी, तब आपको इतना डिटेल्स में मिल सकता है। यस यस डॉक्टर कंस। या सर, अभी आजकल वी आर सेइंग अर्ली चाइल्डहुड, मतलब मे बी अराउंड 12 to 14-15 years तक के most of the this girls got the early menarche and all. तो अभी इनमें सब में कैसे रिलेट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हाउ इट इज मींस देयर इज लॉट ऑफ डिजिटल एक्सपोजर इज देयर, ये सब मीडिया एक्सपोजर है, और व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग। अभी तो नॉर्मली यू नो दे आर वेरी क्लोज टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा सब देखते हैं हम लोग टीनेजर्स एंड ऑल। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ एक इशू हो गया, बट ये जो व्हाट इज अभी तक जो चल रहा है, वी आर सीइंग इस अर्ली मेनर्की, अभी इसको कैसे रिलेट करना है? यस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि अभी तक हमने केस टेकिंग में जो भी लिया, उसमें अगर किसी ने अपने प्रैक्टिस में कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो उसे शेयर करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने लिया उससे अलग कुछ अगर आपको मिला है तो वो आप शेयर करो। क्योंकि पता है कि जब हैनेमन साहब ने हिस्ट्री लिखे, मतलब केस टेकिंग का
जो भी ये एफोरिज्म्स लिखे, तब इतना मीडिया, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्रूव नहीं था, है ना, इतनी चीजें आई भी नहीं थी। आज बहुत सारी है। इतना जब सोशल मीडिया नहीं था, इतने फैमिलीज में भी कैसा उस वक्त कैसा चलता था कि कंबाइंड फैमिलीज होती थी, अब वैसा नहीं है ना। हर किसी को प्राइवेसी मिल रही है, तब किसी को प्राइवेसी नहीं मिलती थी। तो बहुत सी चीजें इसमें से निकल आएंगी, बहुत से बातें हैं, बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स है जो हमें फाइंड आउट करने। तो हमें हर चीज के डिटेल में जाएंगे तभी हमें मिलेगा। हर चीज को आपको फाइंड आउट करना है। आपके खाली माइंड में होना चाहिए कि हमारे सामने इतने टारगेट्स है, उसको कैसे अचीव करें, है ना। आपके सामने इतने सारी बातें हैं, अगर कुछ मिल ही नहीं रहा तो हर एक चीज को आप उससे कन्वर्सेशन में लाइए। इसीलिए उसका सेपरेट हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट इसी प्रॉब्लम के लिए आता है तो आपको इसमें बहुत डिटेल में जाना चाहिए। इसमें बहुत से आइडियाज है, बहुत से क्लूज है जो हमें मिलते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपको जो मेन उसके पॉजिटिव फैक्टर्स है पहले वो फाइंड आउट कीजिए, वो रोल आउट कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर एक चीज उससे कंफर्म करनी पड़ेगी। यस। देन in menopausal woman, ask the time of menopause, normal, early or delayed, same thing। वही बातें यहां पूछना है कि मेनोपॉज भी अर्ली क्यों हुआ, why she don't like to become a mother, why she has hatred about childs, about home, about husband। then डिलेड है तो कहीं तभी मन में कुछ तभी डिसकंटेनमेंट है अबाउट द चिल्ड्रंस, अबाउट द फैमिली, अबाउट द हस्बैंड। डिससैटिस्फैक्शन है तो वो आपको फाइंड आउट करना। तो इस तरह से हिस्ट्री में आपको डिटेल में जाना ही है। या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप कुछ ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई मेडिसिन ली है जिसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हुए, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो फिर वो जो लॉन्ग ट्रीटमेंट चली वो किस लिए चली, फिर आपको उस पे जाना पड़ेगा। वहां के रिलेटेड पॉजिटिव फैक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। फिर उसका इफेक्ट इस पे ही क्यों हुआ, अगेन द क्वेरी, है ना। बाकी ऑर्गन्स पे नहीं हुआ और इस बात पे ही क्यों हुआ, इस यूटेरस पे ही क्यों हुआ, मेंसेस पे ही क्यों हुआ। इसका मतलब इससे भी रिलेटेड कुछ तो माइंड में क्वेरी है, क्लू है, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि हर बात के आगे, हर सिम्टम के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर लगा रहेगा ही, 100% रहेगा। खाली हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर चीज का क्लू हमें मिलता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, है ना। Eyes do not see what mind does not perceive। तो इसलिए आपको वो बात आपके सामने आती है, हमारे सामने पेशेंट रखता है, हमें उस वक्त उसका नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम उसको मिस कर देते हैं। कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट चली क्या, सर्जिकल, कुछ मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स है क्या फैमिली में जिसकी वजह से उसको हैट्रेड आया है, एवर्जन आया है, like this। Then in obstetric history was there any habitual abortion or miscarriage? ये टेंडेंसी है, that means वहां पे syphilitic miasm already present है।
तो सिपिलिटिक मायाजम वहां कब प्रेजेंट हुआ, कब स्टिमुलेट हुआ, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ, इस तरह से आपको डिटेल में जाके हिस्ट्री लेना है। वो हर चीज फाइंड आउट करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अबॉर्शन हिस्ट्री मस्ट है, क्योंकि दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव फैक्टर। आप अबॉर्शन हिस्ट्री इन डिटेल्स लीजिए, कौन से मंथ में होता है, इवन कितने डेज बाद होता है, स्टार्टिंग कैसी होती है, स्टार्टिंग कंप्लेंट्स क्या होती है, लाइक दिस। देन ब्लीडिंग टाइप कैसा है, प्रोफ्यूज है, क्लॉटेड है ना, फ्रेश ब्लड है, लाइक दिस। तो इस पर से आपको पता चलेगा कि वेनस ब्लीडिंग है, आर्टेरियल ब्लीडिंग है, लाइक दिस। ये है गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, क्या है, कैसे हैं, उनको कोई जेनेटिक कंप्लेंट्स है क्या, लाइक दिस। यस वृषाली। हॅलो सर, अर्ली मेनोपॉज एज आणि डिलेड मेनोपॉज एज म्हणजे एक्झॅक्ट थोडं कितीपर्यंत कन्सिडर करायचं? अर्ली मेन्सेस, आता माझ्याकडे काही पेशंट असे आले की 9th एज, छोटी बेबी आहे, ऍट द एज ऑफ 9 मेन्सेस स्टार्ट झाले, ऍट द एज ऑफ 10 मेन्सेस स्टार्ट झाले. हे झाले अर्ली, टू अर्ली. इट्स नॉट अर्ली बट इट इज टू अर्ली, है ना. डिले, ऍट द एज ऑफ 16 नो मेन्सेस, at the age of 18 no menses, so this is delayed menses. Yes. आणि मेनोपॉज सर? कुछ लेडीज है जिनको मेनोपॉज एट द एज ऑफ 50-52 मेनोपॉज नहीं हुआ, और कुछ लेडीज ऐसे होते हैं कि 35 में मेनोपॉज आ जाता है, लाइक दिस. इट इज टू अर्ली, टू लेट. Thank you, sir. Yeah. Now drug history. So it is clear, gynec and obstetric history. Okay, now drug history. So Sir, early menopause. Yes. Sir, early menopause में क्या होगा? जिसको भी बात करना है उन्होंने हैंड राइज करना, ताकि मुझे समझ सके कि कौन बात कर रहा है. डिजिटल हैंड राइज कीजिए. और आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, वीक है, इस वजह से आपका कुछ सुने ही नहीं आया. यस. हेलो. हाँ जी सर, प्रणाम. जी सर. सर कह रहे हैं जिसको अर्ली मेनोपॉज होगा 35 के एज में, तो हम उनसे सवाल क्या पूछेंगे उस पेशेंट से, क्या कारण हो सकता है जो अर्ली मेनोपॉज होगा? जो अभी तो बताया सब, अर्ली क्यों होता है, अर्ली के कॉजेशन अभी बताया मैंने, है ना, कि ऐसे क्या मेंटल इमोशंस फैक्टर हुए हैं जिस वजह से ये अर्ली हो गया, अर्ली मेनोपॉज ना. जी जी सर. हाँ, तो वो लेडीज को क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है बच्चों की, मुझे जरूरत नहीं घर की, हस्बैंड की, मैं फैमिली अवॉइड करना चाहती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहती है. अच्छा, बच्चों की, हस्बैंड की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहती है, इसलिए मेंस स्टॉप हो जाएगा. यस, उस वजह से. और जो ज्यादा करना चाहती है, जो ज्यादा केयरफुल है, उसका डिलेड होगा, जो है लेट होगा, डिलेट होगा. यस. अच्छा अच्छा सर. यस. थैंक यू सर. या थँक यू. यस डॉक्टर अर्चना. हा सर, तर माझ्याकडे एक असा पेशंट आहे की त्यांच्या मिस्टरांची डेथ झाली ऍट द एज ऑफ 32. तर त्याच्यानंतर त्यांचा म्हणजे मेनोपॉज पिरियड परत आलाच नाही, काही दिवस आला आणि त्याच्यानंतर आला नाही. तर तिथे काय रिझन घेता येईल सर? शॉक. ओके. एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, है ना, आणि डिस्पेअर.
तिला असं वाटते की नाही आता सगळं हजबंड गेले संपलं सगळं आता माझं लाईफच नाही है ना. दॅट इज डिस्पेअर. अँड नाऊ सी सर म्हणजे एकदम आधी वीक होत्या त्या, पण आता एकदम हे झाल्या त्या, एकदम फॅट आणि हेवी झाल्या आहेत. बिकॉज ऑफ पोट पण त्यांचं खूप पुढे आलं. अर्ली सप्रेस झालं ना सगळं हार्मोन्स वगैरे, त्यामुळे ओबेसिटी वाढली. ओके, तर सर त्याचे साईड इफेक्ट वगैरे मग पुढे? ओबेसिटी वाढली त्यामुळे आता बाकी जे डिझिजेस आहेत जसं थायरॉइड होऊ शकते, डायबिटीज होऊ शकते, ब्लड प्रेशर होऊ शकते, लाईक दिस. म्हणजे 4th लेअर वरनं त्या 5th लेअर वर जातील. 4th लेअर दॅट इज द मेन्सेस प्रॉब्लेम, देन 5th लेअर डायबिटीज, थायरॉइड है ना, हायपरटेन्शन 4th लेअर, लाईक दिस. तो याच्यासारखे त्यांना परत प्रॉब्लेम येऊ शकतात बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रीम हार्मोनल डिस्टर्बन्सेस. सर युटेरसशी रिलेटेड काही येऊ शकतील? ऍट्रोफी ऑफ युटरस होऊ शकते. ओके, येस, थँक्यू सर. थँक्यू. नाउ ड्रग हिस्ट्री. सो ड्रग हिस्ट्री are you thinking about drug history is important or not? इम्पोर्टेंट सर. तो बताइए किस लिए इम्पोर्टेंट है. मेडिसिन के सर बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, उनकी वजह से मेंसेस या लाइफ स्टाइल प्रभावित होती है, तो उनके कंप्लेन भी आ सकते हैं. तो हमको इससे जानकारी मिलेगी कि कौन सी दवा से क्या इफेक्ट आया, या मेडिसिनल इफेक्ट है कि पैथोलॉजी है, तो अपने को वहां से सिम्टम मिलेगा, वहां से कुछ. यस, वेरी गुड. मतलब मेडिसिनल सिम्टम्स, दैट इज द डॉक्टर हैनीमन सेज इन ऑर्गन ऑन कॉम्प्लेक्स डिसीज, है ना. तो हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल डिजीज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, जो ड्रग्स चालू है, जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, जो भी वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, तो उस ड्रग के कुछ सिम्टम्स है क्या. तो वो सिम्टम्स और डिजीज सिम्टम्स ने वहां पे कॉम्प्लेक्स डिजीज तैयार किया है, और वो कॉम्प्लेक्स डिजीज के सिम्टम्स हमें लेने हैं कि नहीं लेने हैं, हमें कौन से सिम्टम्स वहां पे कंसिडर करना है, कौन से सिम्टम्स पे हमें फोकस करना है कि विच सिम्टम्स वुड गो फर्स्ट. राइट. तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ड्रग हिस्ट्री पूछना बहुत इंपॉर्टेंट. तो in this, ask to patient is the taking any medicine. एलोपैथ में अलग कंसेप्ट होता है, होम्योपैथी में अलग कंसेप्ट होता है. एलोपैथ इसलिए ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि किसी ड्रग की उन्हें कोई सेंसिटिविटी है क्या, रिएक्शन है क्या, लेकिन हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कोई मेडिसिन से किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी बढ़ती नहीं है या फिर उसकी रिएक्शन नहीं होती है. इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पेशेंट में हमें कॉम्प्लेक्स डिजीज देखना है. राइट. तो सबसे पहले हमारा फोकस उस चीज पे होना चाहिए कि जो एक्सट्रीम ऑफ सिम्टम्स है, एक्सट्रीम ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिजीज, वो सबसे पहले कम होनी चाहिए. तो इसलिए हमें रियल सीवियर सिम्टम्स कौन से हैं और नॉन रियल, दैट इज मेडिसिनल सिम्टम. जैसे कि पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है और जब से ट्रीटमेंट चालू हुआ तब से एसिडिटी सीवियर हो गई, गैस्ट्राइटिस सीवियर होगा, लेकिन डिजीज जो है वो मेन अलग है, उसके सिम्टम्स अलग है, और ये एसिडिटी का न्यू सिम्टम अपीयर हो रहा बिकॉज ऑफ ड्रग्स. तो अब वहां पे एसिडिटी पहले जाना चाहिए कि जो सिम्टम्स मेन डिजीज के वो पहले अच्छे होने चाहिए. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी ड्रग हिस्ट्री से, क्योंकि जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स सबसे पहले नॉर्मलाइज होनी चाहिए.
फिर जैसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर वहां नेसेसरी नहीं है वो ड्रग, तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए। अगर एसिडिटी के लिए पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, तो एसिडिटी के लिए मेडिसिन लेना इट्स नॉट कंपल्सरी और नेसेसरी, टू स्टॉप इट as early as possible. Then any antibiotics, long term antibiotics चलते हैं कुछ डिजीजेस में, तो वो आपको स्टॉप करने पड़ेंगे अगर आपके मेडिसिन के आपको रियल इफेक्ट देखना है। देन स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आपको ऑलवेज अवॉइड करना है, लाइक दिस। बट स्टेरॉइड्स आप जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्टेरॉइडल ही ट्रीटमेंट होते हैं एलोपैथी में। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आता है जो ऑन स्टेरॉइड है, तो आप उसको ऑल ऑफ सडन वो स्टॉप नहीं कर सकते, आपको उसको टैपर ही करना पड़ेगा। अगर आपने उसको स्टॉप कर दिया और मैं अपनी मेडिसिन दे दिए, तो वहां पे सीवियर डेडली एग्रेवेशन हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं करना। तो कुछ ड्रग आपको समझ के, सोच समझ के आपको स्टॉप करना है और पेशेंट को उस तरह की इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि हम मेडिसिन दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका फुल विश्वास है आपके ऊपर, आपके मेडिसिन के ऊपर, लेकिन मेडिसिन आपके विश्वास के ऊपर काम नहीं करेगी। मेडिसिन जैसा उसका कोर्स ऑफ एक्शन है उसी तरह से एक्शन करेगी, राइट। इसीलिए इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सा ड्रग कब बंद करना है, कौन सा ड्रग अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म से ले रहा है तो उसको उसकी चीज की हैबिट हो गई। अगर आप उसके हैबिट एक दिन में छुड़ाना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल, आपको उसको टैपर करना पड़ेगा। जैसे कि कन्वर्जेंस के पेशेंट होते हैं, कन्वर्जेंस में जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, आप उसको ऑल ऑफ सडन स्टॉप नहीं कर सकते, उसको आपको टैपर करना पड़ेगा। थायराइड की गोली आपको टैपर करनी पड़ेगी। बीपी, शुगर आप ऑल ऑफ सडन स्टॉप नहीं कर सकते। यस, तो इस तरह से ड्रग हिस्ट्री में आपको ये बात तो पूछनी है कि ही इज टेकिंग एनी मेडिसिन और नॉट, तो फिर कब से ले रहा है, कितने दिन से ले रहा है, हर चीज के डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, कब, क्यों, कैसे, लाइक दिस। सो एनी एलर्जी टू अ पर्टिकुलर ड्रग और मेडिसिन, है ना, ये इस बात का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं पूछा तो पेशेंट खुद बता देगा, क्योंकि उनको इस चीज का बहुत क्रेज होता है कि मुझे ये ड्रग नहीं चलता, मुझे वो ड्रग नहीं चलता। लेकिन हमारे मेडिसिन वेल प्रूव्ड होते हैं और उनमें मेडिसिन नहीं होती है, उनमें होती है पॉजिट्रॉन। यस, तो पॉजिट्रॉन ऐसी चीज है जो डायनेमिक लेवल पे है, तो वो मटेरियल लेवल पे नहीं होने की वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि सल्फा है ना, सल्फा बहुत पेशेंट बोलते हैं कि सल्फा की रिएक्शन आती है ना, सल्फा मीन्स सल्फर। तो हमारा सल्फर ऐसा है, वो पूरा डायनेमिक लेवल पे प्रूव्ड है, हमारे डाइल्यूशंस में वो सल्फा का आपको एक ऐसा आयन भी नहीं मिलेगा, अंश भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप उस चीज से बेनिफिकर रहे कि इसकी रिएक्शन आएगी करके। लेकिन उससे हमारे इसमें एग्रीवेशन जरूर हो सकता है, दैट एग्रीवेशन मे बी सीवियर अगर पोटेंसी रॉन्ग होती है तो। यस, so any allergy to a particular drug or medicine, in this one should think about any chronic side effect of the medicines if patient is taking for long period as the presenting complaint। ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी कोरोना के पीरियड में लोगों ने मेडिसिन लिए तो उसके साइड इफेक्ट अभी भी शुरू है,
म्यूकरमाइकोसिस, इट इज द प्योर साइड इफेक्ट, है ना। तो ऐसा अगर है तो आप उसे ट्रीट कर सकते हैं उस ड्रग को स्टॉप करके। यस, तो ऐसे ऐसे कौन से बहुत से ड्रग्स है जो अगर किसी ने देखे अपने प्रैक्टिस में या फिर किसी को पता है, तो आप यहाँ पे हम 1 मिनट लेते हैं, उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि ये ड्रग से आपने ये देखा, लाइक दिस। याद कीजिए और बोलिए आपके प्रैक्टिस में। जैसे मेरे पास पेशेंट आए थे इसके म्यूकरमाइकोसिस के ड्यूरिंग कोरोना, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, पेशेंट 100% विदाउट सर्जरी क्योर हुए विथ सिंगल डोज। यस, कोई शेयर करना चाहेगा इसमें? ये आप लोगों ने भी आपके प्रैक्टिस में साइड इफेक्ट के पेशेंट देखे और क्योर किए? हॅलो. यस, आफ्टर कोविड लॉस ऑफ स्मेल आणि टेस्टचे मी पेशंट बघितलेले आणि ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिस त्यांचा इन्क्रीज झालेला त्यानंतर आणि ते माझ्याकडे ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिस साठी आलेले. तर तेव्हा त्यांना म्हणजे टेस्ट आणि स्मेल परत आलेलं. म्हणजे 1 वर्ष झालं होतं कंप्लीट. त्यांना स्मेल किंवा टेस्ट काही येतच नव्हता. तर ऍक्च्युली स्टार्टिंग ऑफ कोरोना डॉक्टर विजयकर सरांनी सुद्धा कोरोनावर स्टार्टिंग डेज मध्ये वर्कशॉप घेतले, सेमिनार घेतले. तर त्यामध्ये सरांनी पण सांगितलं होतं की लॉस ऑफ स्मेल अँड लॉस ऑफ टेस्ट इट इज अ सोरिक सिम्पटम. इट विल रिक्युअर or it will be cured automatically because it is SORA. परंतु काही दिवसानंतर असं लक्षात आलं की हे सिम्पटम सुद्धा जात नाहीत. माझ्याकडे एक पेशंट आला, त्याला कोरोना पासनं म्हणजे सिन्स 2 years लॉस ऑफ स्मेल आहे. आफ्टर मेडिसिन ते क्युअर झालं. तर हे काय, व्हॉट इज दिस? सरांनी सांगितलं होतं की आधी इट इज अ सोरिक सिम्पटम. इट इज सोरिक, टेम्पररी इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ सेन्स ऑफ नोज अँड थ्रोट. बट हाऊ इट बिकम अ क्रॉनिक? SORA becomes psychotic because of severe or extreme use of drugs. त्या सोराला त्या ड्रग्सने तिथं ऍक्टिव्ह होण्याकरिता चान्सच नाही दिला, कारण तिथे रिव्हर्सल ऑफ सिम्पटम्स झालंच नाही, रिव्हर्सल ऑफ डिझीज झालंच नाही, तिथे हेरिंग लॉ फॉलो झालाच नाही. त्यामुळे ते सिम्पटम सोरामध्ये येऊन ते ट्रीट होऊ शकले नाही. पेशंट स्टार्टिंग डेज मध्ये सोरा डिस्टर्ब होतो, मतलब सोरिक इन्फ्लामेशन होते, देन पेशंट गोज इनटू सिपिलिटी, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स, न्यूमोनिया. तर न्यूमोनिया क्युअर झाल्यानंतर पेशंटला अपर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स यायला पाहिजे, परंतु ते आलेच नाही. त्यामुळे पेशंट रिकवर झालाच नाही. तर त्या पेशंट मध्ये तो सोरा सप्रेस असल्यामुळे काही पेशंट असे आहेत की त्यांना रिकरंटली कफ होत राहतो. रिकरंटली म्हणजे जेव्हापासनं कोरोना होऊन गेला तेव्हापासनं कफ क्युअरच होत नाहीये आणि तेव्हापासनं डिबिलिटीच जात नाही. दिस इज सप्रेस सोरा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ अँटीबायोटिक्स, है ना. तर दॅट सोरिक सिम्पटम बिकम सायकोटिक. Yes. So, anyone? Dr. Naresh, बोलिए. हाँ, गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. हेलो. हाँ. मेरे पास एक पेशेंट आया था सर कि जो कोविड के मेडिसिन लिए थे, उसके बाद में उनको पाइल्स हुआ था. Yes. Yes. वो अभी अभी आया है, तो उसका काज कैसा ट्रीट करना है? तो कोविड के कितने दिन बाद उनको पाइल्स हुआ? उन्होंने जो मेडिसिन लिए थे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मेडिसिन, उसके 1-2 महीने बाद उनको ये शुरू हुआ था. यस. तो उस पीरियड में उनके साथ क्या हुआ? उनको शिफ्ट फीलिंग किस बात की वजह से आई, क्यों आई?
ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ वो मेडिसिन लिए उसके नहीं, बाद नहीं, में ये प्रॉब्लम वो शुरू हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। वो मेडिसिन लिए ठीक है, उसकी वजह से तो नहीं हो सकता वो, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो मेडिसिन लिए करके मुझे हुआ, तो आप उनको ये बात पे ट्रेस करके पूछिए कि ठीक है आपने उस पीरियड में ये मेडिसिन स्टार्ट किए, उसके बाद आपको कैसा लगा, क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने कोई गलती की, मैंने ये ऐसा क्यों किया, शिट, है ना, ये मैंने क्या किया, शिट, ये मैंने क्या किया, ऐसा क्यों लगा, क्यों हुआ, तो ऐसी कौन सी बात हुई थी, ऐसा क्या हुआ था घर में, बाहर, है ना, फैमिली में, या फिर लोगों का सुन सुन के उनको ऐसा शिट फीलिंग आए कि सब लोग उनको बताते होंगे या फिर बातें वो सुनते होंगे कि मेरे को ये मेडिसिन की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, है ना, बहुत से किस्से उन्होंने सुने होंगे, इस वजह से उनको ऐसा लगना शुरू होगा कि अरे यार मैंने भी तो ली, है ना, वो शिट मैंने क्या कर डाला, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको डिटेल में जाके वो निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद आपको उसका परफेक्ट रीजन मिल सकता है, उसका इमोशनल फैक्टर मिलेगा, तब आप उससे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो 100% जाएगा। ओके, यस, थैंक यू सर। या थैंक यू। ओके, सो और किसी को इस पे कुछ बताना है, शेयर करना है? Okay, so in this, ask to patient, is he taking any medicines, any allergy to a particular drugs or medicine, or in this one should think about any chronic side effect of the medications if patient is taking for long period as the presenting complaint. Yes. तो ये है ड्रग हिस्ट्री। यस डॉक्टर कंसे। हाँ सर, वही मतलब अभी जो आप मतलब अभी पॉइंट आया हो कि those who are on rheumatoid arthritis or blood cancer, breast cancer patients है, blood cancer patients है, they are on long term some oral anti chemotherapy drugs also. Some are with rheumatoid arthritis, they are on the disease modifying agent जैसे कि HCQS tablet है, ulcerative colitis वाले citalopram पे रहते हैं ना, like these are all ऑटो इम्यून सप्रेसेंट हो, तो इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन को बंद कर सकते हैं क्या हम लोग, लाइक दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, बिकॉज दिस इम्यूनो सप्रेसेंट दे यूजुअली एडवाइज lifelong. Yes. They have to take lifelong these medications, and even antihypertensives and diabetic medicines also, including your methotrexate and all these medicines. Yes. तो ऑल ऑफ सडन मैंने बोला कि ऑल ऑफ सडन आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले फिक्स कंफर्म हो जाइए कि यू आर राइट, है ना। जब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा अंदर से कि नहीं मैंने जो ड्रग सिलेक्ट किया, मुझे तो जो हिस्ट्री मिली वो परफेक्ट हिस्ट्री है, सफिशिएंट हिस्ट्री है, और जो मैंने ड्रग निकाला, जो मैंने मेडिसिन निकाली है, दैट इज द परफेक्ट वन, तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस अगर होता है तो आप उसको ऑल ऑफ सडन स्टॉप नहीं करना है, आपको उसको टैपर करना है। आप बोल सकते हैं कि भाई जैसे अपन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, आपको अगर अच्छा लगना शुरू हो जाता है, इफ यू फील बेटर, then we'll go to stop this medicine gradually in tapering doses. Yes. तो इस तरह से, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, नहीं तो हम ही डायलेमा में है और पेशेंट की मेडिसिन स्टॉप कर दी। इसीलिए हैनेमन ने कहा है कि फिजिशियन शुड बी नॉलेजेबल। ओके, तो ड्रग हिस्ट्री हमने लिया, देन इन्वेस्टिगेशंस। Here note down all the significant findings which the patient has got done already recently regarding his general health or about his complaint. पेशेंट जब हमारे पास आता है और हम कुछ उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, तो बहुत से पेशेंट इस टाइप का आंसर देते कि नहीं हमने तो अभी किए थे, फिर इतना इंपॉर्टेंट है क्या, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये बात समझ लो अच्छी तरह से
कि उसके ऊपर उसका आपके ऊपर 100% फेथ नहीं है, या फिर वो आपको एज अ अल्टरनेटिव डॉक्टर, अल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर समझ रहा है, राइट? तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने में पेशेंट से वाइज होना चाहिए। वाइज मतलब उसको, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस देना है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, वो ऑलमोस्ट नेसेसरी है। हम वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो जरूरी है, राइट? और आपके ऊपर का फेथ ही उसको क्योर करेगा। और वही इन्वेस्टिगेशन करो जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है और जो नीडफुल है, राइट? तो अगर आपका किसी के साथ टाई अप है तो ऐसा टाई अप नहीं रखना चाहिए, राइट? इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हमें वो कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट ट्रीट करने में, और हमारे पास एक पोटेंशियल हो जाता है किसी को बताने के लिए। क्योंकि मैंने बोला था हिस्ट्री के पहले ही, केस हिस्ट्री शुरू करने के पहले, कि सेल्फ पब्लिसिटी इज इम्पोर्टेंट, और सेल्फ पब्लिसिटी करना है तो ये एक प्रूफ आपके पास रहता है हमेशा के लिए इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन जहां जहां आपको जरूरी है वहां जरूर कीजिए, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके पास लेके आएगा। उसमें से जो एबनॉर्मल है उसे नोट डाउन कीजिए और वही इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू मायाजम जो चेंजेस पेशेंट में हो रहे हैं, जैसे कि पेशेंट फुल सिफिलिटिक में था, अब वो साइकोटिक में आ रहा है, फिर सोरा में आ रहा है, तो सोरिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, साइकोटिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो इन्वेस्टिगेशन, सिफिलिटिक में से पेशेंट जब साइकोटिक में आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन हमें करना बहुत जरूरी है। तो उस टाइप के इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। अब फॉर एग्जांपल बोलता कि कल मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको फुल एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, फुल, और एक 4-5 दिन में वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ। मैंने पेशेंट को सीटी एब्डोमेन एडवाइस किया, वो करने भी गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो करके वो रिटर्न चले गए और बोले हम कल आके कर लेंगे। और आज आके उन्होंने किया तो सीटी का रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों आया? 4-5 दिन पहले एब्डोमेन की साइज इतनी थी ही नहीं, अचानक बढ़ी, और सीटी में कुछ भी नहीं आया। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या हो सकता है? यस, इट्स अ टिम्पैनेटिक और आइलियस बोलते हैं, जैसे हम लोग, वी से एज आइलियस और टिम्पैनेटिक, और माइजम वाइज इट कुड बी सोरिक प्रेजेंटेशन, वी डोंट नो। एक्चुअली 8 days बिफोर, पेशेंट की हिस्ट्री देखो, 8 days बिफोर पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, और एंजियोग्राफी में 75% ब्लॉक आए हैं 1 आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में। अब ऐसी चीज में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या चाहिएगा, क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक आके गया, कहीं लीवर प्रॉब्लम, कहीं हार्ट में प्लूरल अपना हार्ट में इफ्यूजन तो नहीं हुआ है ना, मायोकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं हुआ, लाइक दिस। इसलिए सीटी करना जरूरी था, और एब्डोमिनल पेन भी था पेशेंट, लेकिन दैट वाज ओनली डिस्टेंशन, नो एनी कलेक्शन एक्युमुलेशन। ओके, इट इज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसमें कुछ आया नहीं, है ना। यस, तो जहां आपको कंफ्यूजन है वहां आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
क्योंकि आपका कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट के लाइफ के साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसलिए हमारे माइंड में ही अगर डायलेमा है तो हम कैसे ट्रीट करें, राइट? इसलिए जहां नेसेसरी है आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड बना के रखिए, उसका चार्ट बना के रखिए केस पेपर में आप, और बार बार उसे फॉलोअप्स में उस चीज की याद दिलाइए कि आपको ये महीने में ये करना है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। रिनल स्टोन के पेशेंट होते हैं, है ना, वहां पे सोनोग्राफी या फिर सीटी एब्डोमेन करना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे बहुत से पेशेंट अवॉइड करते हैं, नहीं अगर गिरा तो दिखेगा ही ना, है ना, मैं बहुत केयरफुल बोले यूरिनेशन करता हूँ, दिखता ही है नहीं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जहां नेसेसरी आपको करना ही है, और उसे बहुत अच्छी तरह से आप फोटोज लेके आप हार्ड डिस्क पे सेव करके रख सकते हैं। वो रिकॉर्ड आपके पेशेंट के लिए काम आएगा, आपके नॉलेज के लिए काम आएगा। आप अगर बैक केसेस रिवाइज करते हैं कि किस केस में हमें किस तरीका का इम्प्रूवमेंट मिला, किस तरीके से हमें हमने पेशेंट क्योर किया, अगर आप इस तरह का कि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी आपका रिकॉर्ड है, आप चेक करते हैं, बार बार उसका स्टडी करते हैं, तो आपकी स्टडी के लिए भी बहुत जरूरी है वो। और आपके जितने भी बैक केसेस हैं जो इम्प्रूव हुए और जो नॉट इम्प्रूव है, उसे भी आपने स्टडी करना चाहिए कि इम्प्रूव हुए तो किस तरह से इम्प्रूवमेंट उसमें उनमें हुई, तो इससे आपका नॉलेज और ग्रो होगा, है ना। कुछ कुछ बातें हम लिखते नहीं, लेकिन हमारे माइंड में रहती है, परमानेंट उसके इम्प्रिंट होते हैं कि ये पेशेंट में ये सिम्टम इसके बाद देखा था हमने, ये कंप्लेंट लेके आया था, तब हमने क्या किया, क्या दिया था, है ना। कोई कोई पेशेंट के इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन समझ में नहीं आते, तो हम लिख के रखते हैं, तो हमें वो बाद में अगर कुछ महीने बाद, साल बाद उसी टाइप का पेशेंट आता है, तो हमें वो इन्वेस्टिगेशन याद नहीं आते, तो वो अगर आपके रिकॉर्ड में है तो आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट में ये इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है, वो करनी चाहिए। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो आज हम यही रुकते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। कल से हम, अभी तक हमने जनरल देखा, अभी हम जनरल्स शुरू करेंगे पेशेंट। यस डॉक्टर वृषाली। सर त्या पेशंट मध्ये ऍब्डोमिनल डिस्टेंशनचं पॉझिटिव्ह फॅक्टर काय होतं, म्हणजे काय कॉज होतं? नथिंग. So how we manage then? आफ्टर मेडिसिनच ट्रीट झालं का ते, की तसंच? पेशंट कालच येऊन गेला ना, आज रिपोर्ट घेऊन आला. अच्छा, ओके सर. तर ओनली वेट अँड वॉच, है ना. पेशंट माझ्याकडे आला कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक करिता. ॲब्डोमिनल डिस्टेंशन इट इज नॉट as such important like coronary block, है ना. तर मी त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिली, तीच मेडिसिन त्याचं डिस्टेंशन काढेल. फक्त मला ते रूल आउट करायचं होतं की विथ हार्ट प्रॉब्लेम अदर्स प्रॉब्लेम आहेत का काही, राईट. ओके सर. प्लुरल इफ्युजन आहे का, किंवा पेरिकार्डियल इफ्युजन आहे का, हे बघायचं होतं, म्हणून त्याची ऍक्च्युअली सिटी केला. यस. ओके, थैंक यू सर. यस, थैंक यू वेरी मच. और किसी को? यस, बाबूलाल जी बोलिए. बबलू जी, बबलू जी. बबलू राउत, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं.
हाँ सर, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में क्या कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है सर? एंक्लोजिंग एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहाँ का है? सर्वाइकल है, लंबर है? स्पाइन लंबर लंबर। तो लंबर में बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स है, जैसे कि किसके सामने झुकना पड़ा, बैक सपोर्ट है कि नहीं, है ना, बैकबोन जो बोलते हैं हम वो वीक है, बैक सपोर्ट वीक है, नहीं है, कंप्लीटली लॉस्ट हो गया, है ना, अनवांटेडली अनविलिंगली किसी के सामने बार बार झुकना पड़ रहा है। ओके सर। और ऐसी क्या बात है कि जो उसको उस पेशेंट को लगता है कि जी के कोई फायदा नहीं, है ना, जी के भी क्या करे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। यस डॉक्टर शिरीष रामटेके। सर पीसीओडीचं कॉन्फ्लिक्ट काय आहे? PCOD that means ovaries, cyst in ovaries. तर cyst in ovaries related to children's, है ना, चिल्ड्रन्स अँड प्रॉपर्टी म्हणजे जे फिजिकल प्रॉपर्टी आहे ती नाही, तर ऍज अ प्रॉपर्टी असे इमोशन्स कशा करतात त्या लेडीच्या माइंड मध्ये. जसं आपण समजतो की व्हॅल्युएबल थिंग्स आपल्या कोणत्या आहेत, लेडीज करिता कोणतं असते, घर, मुलं, हजबंड, राईट. तर या व्हॅल्युएबल थिंग्स करिता कुठेतरी काहीतरी इन्सिक्युरिटी आहे, किंवा तिला याहीपेक्षा जास्त प्रोडक्शन करायचं आहे, जनरेशन करायचं आहे. त्याबद्दल काहीतरी इन्सिक्युरिटी आहे, फिअर आहे. यस, अनमॅरिड मुलींमध्ये पण हेच कॉजेशन येतील, फक्त जे अटॅचमेंट आहे ती चेंज होऊ शकते. जसं की ऍज अ प्रॉपर्टी, ऍज अ व्हॅल्युएबल थिंग्स ती कशाला इम्पॉर्टंट देते, होऊ शकते तिचे फ्रेंड्स आहेत जे तिच्याकरिता खूप इम्पॉर्टंट आहे, तिचा लहान भाऊ बहीण असेल जे तिच्याकरिता खूप इम्पॉर्टंट आहे, मदर असू शकते, है ना, घर असू शकते, लाईक दिस, तिची स्टडी असू शकते, त्याबद्दल तिला इन्सिक्युरिटी. सर हिंदी में बताइए सर. अच्छा, हिंदी इंग्लिश में सर, लैंग्वेज. तो आप उस गर्ल से पूछ सकते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, और उस इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए आपके मन में डर क्यों है, इनसिक्योरिटी क्यों है ना. तो वो इम्पोर्टेंट थिंग्स कौन सी है पहले फाइंड आउट करो कि वो किस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे. लाइक अ चाइल्ड, कोई पेट एनिमल भी हो सकता, उसके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, उसकी स्टडी भी हो सकती है, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका घर हो सकता है. इन चीजों के लिए उसके माइंड में इनसिक्योरिटी है, फियर है, इसीलिए ओवरीज में सिस्ट तैयार हो रहे हैं. Yes, understand? Yes sir. Yes. जी सर, यस सर. सर ये हैंड में जो सर राइट हैंड में सेकंड जो फिंगर है, इसमें इरप्शन क्यों होता है सर? आज मैंने 2 केस देखा, तो इसका कारण क्या होता है? मनी होता है या वर्क होता है? इंटेग्रिटी. राइट हैंड के सेकंड फिंगर सर, इंडेक्स के बाद वाला फिंगर, हाँ, लार्ज जो इंडेक्स के बगल वाला फिंगर, जो बड़ा वाला फिंगर, मिडल फिंगर. जी, मिडिल फिंगर. हाँ, मिडल फिंगर
मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा, वो फोटो में आप देख सकते हैं कि कौन से फिंगर का किसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर। हाँ, मैं आपको कल एक फोटो शेयर करूंगा, 5 ही फिंगर्स की इम्पोर्टेंस और टोज के भी इम्पोर्टेंस आपको शेयर कर दूंगा। थँक्यू सर, थँक्यू। यस सर बाल्डनेस साठी कसं म्हणजे काय कॉन्फ्लिक्ट असेल? बाल्डनेस टोटल आहे की ॲलोपेशिया आहे की टोटॅलिस आहे, युनिव्हर्सलिस आहे, होल बॉडीचे आहे, त्यावर डिपेंड करते. अच्छा, आणि मधात आहे एकदम सेंटरला? हेडवर असेल मोस्टली तर रिलेटेड टू हेड पर्सन फॉर आयडेंटिटी अँड फॉर टॉर्चरिंग. येस Sir, eruption on left hand, left wrist, sir. Medial side. इरप्शन्स कुठे पण असो बॉडीवर. इरप्शन्स में इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी, अटैचमेंट, एंगर विथ सर रिलेटेड पर्सन्स, क्लोज रिलेटेड पर्सन्स. यस whole body baldness, यस whole body baldness, sir. होल बॉडी लॉस ऑफ हेयर ना. हाँ सर. ओके, दैट इज एलोपेशिया यूनिवर्सलिसा और टोटलिसा. तो इसमें मेन रीजन होता है आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स, कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लाइक दिस. तो इस वजह से हेयर लॉस होता है. बियर्ड के अगर हेयर लॉस होते हैं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा सर? बियर्ड के कौन से पार्ट के हैं? दाढ़ी वाले. हाँ, तो कौन से? चिक के हैं? लेफ्ट साइड. चिक हाँ, चिक के लेफ्ट साइडेड. लेफ्ट साइड चिक, दैट मीन्स अबाउट मदर. अटैचमेंट देखो मदर के साथ कैसी है. यस ओके Okay. या ओके. Okay, तो sir. हम यहीं स्टॉप you, करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. या गुड डे, Thank you, बाय sir. बाय. या Thank you. Thank you very much, sir. या